नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं विनीत आज फिर से आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम आज लेसन नंबर 16 से कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इससे पहले हम लेसन नंबर 16 की एक वीडियो अपने YouTube चैनल पर डाल चुके हैं। देखिए, उस वीडियो के अंदर हमने इस लेसन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं बताई थी आपको, और उन्हीं से संबंधित मैंने आज एक और नई पीपीटी तैयार की है, जिसमें हम आज उन्हीं से संबंधित कुछ परिभाषाएं करेंगे। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में, जैसे हमने लेसन नंबर 15 में भी इस तरह की ही एक लेक्चर दिया था, एक इस तरह की ही वीडियो बनाई थी, जिसमें हमने सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात की थी, फिर हमने परिभाषाओं पे बात की थी, फिर हमने किताब के अंदर जो पर्सन होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने जो एक वीडियो बनाई थी अभ्यास के पर्सनों की। अब हम बात कर रहे हैं आज अपने लेसन नंबर 16 की, और इसके अंदर हमें कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़नी है। देखिए, पिछली वीडियो में हमने पहले ही पॉइंट बताया था आपको कि प्राकृतिक संसाधन यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। देखिए, वे सभी पदार्थ जो मनुष्य के लिए उपयोगी और मूल्यवान होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे वन्यजीव, जल, वायु, मृदा, खनिज, पेट्रोलियम, कोयला आदि, ये सभी जो है प्राकृतिक संसाधन हैं। देखिए, ये हमने पिछली जो कक्षा ली थी, हमने बच्चों की हमने क्लास ली थी, हमने इस वीडियो को YouTube पर भी डाला था, तो उसमें हमने पहला ही पॉइंट जो बताया था वो प्राकृतिक संसाधन के बारे में बात की थी कि प्राकृतिक संसाधन होते क्या है। तो प्रकृति में या हमारे चारों ओर यानी कि प्रकृति में पाए जाने वाले वे सभी पदार्थ जो मनुष्य के लिए उपयोगी और मूल्यवान होते हैं उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे वायु, जल, वन, मृदा, खनिज, पेट्रोलियम, कोयला, वन्य जीवन आदि, ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। देखिए, प्राकृतिक संसाधन दो तरह के होते हैं, एक क्षय मतलब समाप्य और अक्षय मतलब असमाप्य। यानी कि क्षय प्राकृतिक संसाधन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो ऐसे संसाधन जो मानव क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो जाएंगे उन्हें हम क्षय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। देखिए, जो समाप्त हो जाएंगे। देखिए, पिछली वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो समाप्त होने वाले हैं और कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो समाप्त नहीं होने वाले हैं, जिनको हम दोबारा भी बना सकते हैं। और दोबारा बनाने के आधार पर हम बात करते हैं नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन की। देखिए, जैसे हमने परिभाषा नंबर 2 जब हम पढ़ेंगे तो इसमें कह रहा है कि ऐसे संसाधनों या ऐसे संसाधन जो मानव क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो जाएंगे क्षय प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे कोयला है, प्राकृतिक गैस है। इसके बाद हम बात करते हैं अक्षय प्राकृतिक संसाधनों की, इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज की। वे संसाधन जो मानव क्रियाकलापों द्वारा समाप्त नहीं हो सकते, जो मानव क्रियाकलापों द्वारा समाप्त नहीं हो सकते, उन्हें हम अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश और जल। देखिए, इसी कड़ी में हम नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोत के बारे में भी पढ़ते हैं, यानी कि संसाधनों के बारे में भी पढ़ते हैं। जैसे वे स्रोत जिनकी पुनः पूर्ति हो सकती है, यानी कि जिनको हम दोबारा उपयोग में दोबारा हम उनको नए बना सकते हैं, और वे असमाप्य स्रोत होते हैं, उन्हें हम नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत या नवीकरणीय कहते हैं। उदाहरण के लिए जल, वायु और लकड़ी। देखिए, जल एक नवीकरणीय संसाधन है। कैसे? जब हम बात करते हैं जल की, तो जल आपने देखा होगा नदी, नालों और नहरों के अंदर बहकर जाता है, और सूर्य के प्रकाश की वजह से जल जो है वापसीकृत होकर वाष्प का रूप धारण करके बादल में चला जाता है और बादलों का रूप धारण कर लेता है। जब ये बादल अत्यधिक भारे हो जाते हैं यानी कि ठंडे हो जाते हैं, तो ये वर्षा के रूप में पुण्य धरती पर आ जाते हैं। देखिए, एक चक्कर सा बनता है
जो है जैसे ही वो वर्षा के रूप में धरती पर आएंगे, ये जो है संसाधन कहाँ पे होंगे हमारे, जैसे नदियों में, नहरों में। इस तरह नदी नहरों से फिर ये दोबारा जल वापसीकृत होकर दोबारा जल चक्र में चले जाते हैं। अनवीकरणीय स्रोत की बात करते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की है कि वे स्रोत जिनकी पुनर्पूर्ति असंभव है, यानी कि जिनको हम दोबारा नहीं बना सकते और एक बार प्रयोग करने के बाद वे समाप्त हो जाते हैं, उन्हें हम अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। जैसे पेट्रोलियम है, कोयला है, ये सभी अनवीकरणीय हैं। अब जैसे हमने पिछले पॉइंट के अंदर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के अंदर पॉइंट नंबर 2 पढ़ा था कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन का क्या अर्थ होता है, यानी कि वे सभी क्रियाकलाप जो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अपनाए जाते हैं, उन्हें हम संयुक्त रूप से प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन कहते हैं। देखिए प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन क्यों जरूरी है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन जो है देश के आर्थिक विकास में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए हमें प्रकृति के प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। देखिए जब हम ये H है या हम अनवीकरणीय स्रोतों का उपयोग करते हैं तो वहाँ पे हमने बताया था कि प्रदूषण भी उत्पन्न होता है जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। लास्ट वीडियो में ध्यान देना कि हमने बताया था कि जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं तो उनसे कचरा उत्पन्न होता है और कचरा प्रदूषण का केंद्र होता है, कचरे से प्रदूषण उत्पन्न होता है। तो प्रदूषण क्या होता है, पर्यावरण के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में अवांछनीय परिवर्तन जब आ जाता है तो हम उसे प्रदूषण कहते हैं। कहने का मतलब है जब वायु के अंदर, जल के अंदर, भूमि के अंदर या फिर कुछ अवांछनीय पदार्थ इन सभी के अंदर मिल जाते हैं तो हम उसे प्रदूषण कहते हैं। और प्रदूषण आप सभी को पता होगा लगभग 4 प्रकार का होता है। जल प्रदूषण होता है, भूमि प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है और ध्वनि प्रदूषण होता है। अब हम ये सभी चीज़ें प्रदूषण के बारे में एक एक करके बाद में बात करेंगे कि जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण क्या होता है। लेकिन अब हम केवल कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा ही कर रहे हैं। तो परिभाषा नंबर 8 कि प्रदूषक क्या होते हैं। देखिए वे पदार्थ जो प्रदूषण को फैलाते हैं उन्हें हम प्रदूषक कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए वे पदार्थ जिनके कारण पर्यावरण के गुणों में अवांछनीय परिवर्तन हो जाते हैं, यानी कि पर्यावरण के अंदर कुछ अलग सा होना लगता है, यानी कि अवांछनीय परिवर्तन हो जाते हैं, जो ना चाहने वाला परिवर्तन है वो हो जाता है और उन्हें हम क्या कहते हैं, जिन पदार्थों के द्वारा जो पदार्थ होते हैं वे पदार्थ क्या होते हैं, प्रदूषक कहलाते हैं। अभी जब प्रदूषण हो रहा है तो हमें पर्यावरण का संरक्षण भी करना जरूरी है, क्योंकि पर्यावरण के घटकों में अवांछित परिवर्तन करने वाले सुधार करके पर्यावरण की स्थिति में सुधार करना पर्यावरण संरक्षण कहलाता है। कहने का मतलब क्या है, दोबारा समझो कि पर्यावरण के जो घटक होते हैं उनमें अवांछनीय परिवर्तन आ जाते हैं और उन अवांछनीय परिवर्तनों में यदि हम सुधार कर ले तो हम उसको क्या कहेंगे, पर्यावरण संरक्षण कहेंगे। देखिए पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ एक हमें पता है कि जब प्रदूषण फैलता है तो पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती है। वे समस्याएं जो पर्यावरणीय संसाधनों के उचित प्रबंधन न होने के कारण उत्पन्न होती है। देखिए जब हम उचित प्रबंधन के बारे में ही हम बात कर रहे हैं, जो लेसन है आपका वो इसी विषय में है कि प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन यानी कि उचित प्रबंधन। यदि हम इन संसाधनों का उचित प्रबंधन नहीं कर पाते हैं तो हमें पर्यावरणीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे आपको पता है पर्यावरण में प्रदूषण हो जाता है, वैश्विक ऊष्मन हो जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। अम्लीय वर्षा हो जाती है जिसको हम एसिड रेन बोलते हैं। ओजोन क्षय हो जाती है, ओजोन क्षय मतलब रहता है ओजोन धीरे धीरे कमज़ोर होती जाती है, जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। देखिए पर्यावरणीय समस्याएं वे कहलाती हैं, अब मैंने आपको एक एक करके बता भी दिया कि जब हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन नहीं करते तो इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। अब गंगा कार्य योजना के बारे में बात की थी कि गंगा एक्शन प्लान देखिए 1985 में
भारत सरकार ने इसको लॉन्च किया था और गंगा को प्रदूषण मुक्त और स्वच्छ बनाने के लिए 1985 में नियोजित कार्य योजना को गंगा कार्य योजना कहा जाता है। यानी कि एक प्लान तैयार किया गया था गंगा को स्वच्छ और साफ बनाने के लिए। अब गंगा के अंदर यानी कि उस जल के अंदर एक कोलीफॉर्म जीवाणु होता है और हमने बताया भी था ये एक जीवाणु का वर्ग होता है जो मानव आंत में पाया जाता है, जिससे आंत रोग यानी कि आंत्र रोग उत्पन्न हो जाते हैं। रोग क्या हो जाते हैं? उत्पन्न हो जाते हैं और कोलीफॉर्म जीवाणु ये कहलाता है। यह जल में मलमूत्र से उत्पन्न प्रदूषण का सूचक होता है। इसके बाद संपोषित विकास की बात करते हैं। संपोषित विकास क्या है? देखिए बार बार हम विकास के बारे में बात करते हैं और विकास का मतलब क्या है? देखिए विकास का मतलब होता है गुणवत्ता में वृद्धि, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें सतत विकास की बात करनी है, संपोषित विकास की बात करनी है कि प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन किए बिना हमें जितने भी संसाधन प्राप्त है उनका दोहन किए बिना भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना संपोषित विकास कहलाता है। देखिए दोबारा सुनिए कि ऐसा विकास जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन किए बिना, यानी कि हमें जितने भी संसाधन प्राप्त हैं हमें उनका अत्यधिक दोहन नहीं करना है। दूसरी बात, पर्यावरण को हानि भी नहीं पहुंचानी है और आने वाली भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी देखना है। तो ऐसे विकास को हम संपोषित विकास कहते हैं। देखिए भूमिगत जल, यहाँ पे 3 पॉइंट दे रखे हैं, 14वां, 15वां, 16वां जल से संबंधित है। भूमिगत जल अंडरग्राउंड वाटर की बात करते हैं। भूमि के नीचे उपस्थित जल को हम भूमिगत जल कहते हैं। और जल संरक्षण क्यों जरूरी है? जल संरक्षण इसलिए जरूरी है क्योंकि जल नहीं तो कल नहीं, तो जल को व्यर्थ होने से बचाना जल संरक्षण कहलाता है। और जल संसाधन और वे संसाधन जिनसे जल प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है उसे हम जल संसाधन कहते हैं। जैसे नदियाँ, नहरें, समुद्र, वर्षा आदि ये सभी जल संसाधन हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 17 की। देखिए ये सभी पॉइंट मैंने उन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं से संबंधित लिखे हुए हैं। जल संभर प्रबंधन, देखिए हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, इन क्षेत्रों में जल प्रबंधन बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। जैव द्रव्यमान उत्पादन को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक विधि से मृदा और जल के संरक्षण को, देखिए वैज्ञानिक दृष्टि से मृदा को और जल को बचाना जल संभर प्रबंधन कहलाता है। और जल संग्रहण का मतलब क्या है? जल को इकट्ठा करना। वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा के जल को व्यर्थ बह कर चले जाने से बचाकर उसको इकट्ठा करना ताकि उससे अपने लाभ के लिए उपयोग में लाया जा सके, उसे जल संग्रहण कहते हैं। देखिए वर्षा का जल जो होता है उसको हमें व्यर्थ नहीं बहने देना है, वर्षा के जल को इकट्ठा करना है और उनसे हमें अपनी कुछ ज़रूरतों को पूरा करना है। जैसे गमलों में पानी डालकर, कपड़े धोकर या फिर अपने पार्क में पानी देकर, इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं जिससे हम जल संग्रहण जो करते हैं जल को भी बचा सकते हैं। इसके बाद 3R मीन्स क्या होता है? देखिए वैसे तो आजकल 5R चल चुका है, लेकिन यहाँ पे 3R का है कम उपयोग। कम उपयोग का मतलब है रीयूज, यहाँ पे गलती लिखा हुआ है, कम उपयोग का मतलब है रिड्यूज, यहाँ पे रिड्यूज। और पुण्य चक्रण का मतलब है रिसाइकल और पुनः उपयोग का मतलब है रीयूज, ये ठीक लिखा हुआ है, रिड्यूज, रीयूज, रिसाइकल। देखिए कम उपयोग रिड्यूज यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका अर्थ है कि वस्तुओं का कम उपयोग करना और इसके लिए हम अनावश्यक रूप से चल रहे पंखे, विद्युत बल्ब, टीवी आदि को बंद करके बिजली की खपत को कम कर सकते हैं, प्लास्टिक का उपयोग कम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या देखना है, ये सभी चीज़ें देखनी है। पुण्य चक्रण यानी कि रिसाइकल, व्यर्थ प्लास्टिक, कागज, कांच, धातु की वस्तुओं का नए उत्पादों के निर्माण के लिए उपयोग करना, ये पुण्य चक्रण कहलाता है। क्योंकि हमारे पास जैसे प्लास्टिक का, हम उसको पुण्य चक्रण के लिए भेज सकते हैं। पुण्य उपयोग, किसी प्रयोग में लाई गई वस्तु को फेंकने की अपेक्षा उसको बार बार उपयोग करना पुण्य उपयोग कहलाता है। देखिए
ये हमने 3R के तीनों पॉइंट्स पढ़े और ये आपके इम्पोर्टेंट है आपके पेपर के लिए। इसके बाद पॉइंट नंबर 23, जैव विविधता क्या है, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। देखिए जैव विविधता मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। और यहाँ पे कह रहा है प्रकृति में प्राकृतिक समुदाय में विभिन्न जातियों जैसे पौधे, जंतु, कवक, जीवाणु, शैवाल आदि का पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। वन्य जीवन क्या होता है, वन्य जीवन है प्रकृति में पाए जाने वाले सभी प्रकार के पौधे और जंतु जिन्हें उगाया या पाला नहीं जाता, वो वन्य जीवन कहलाता है। देखिए जिन पौधों को, जिन जंतुओं को हम नहीं पालते वे सभी वनों के अंदर पाए जाते हैं और उन्हें वन्य जीवन कहते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 25 कि वनीकरण क्या है, किसी क्षेत्र विशेष में अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर वन क्षेत्र विकसित करने की जो क्रिया होती है उसे हम वनीकरण कहते हैं, एफोरेस्टेशन बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, अत्यधिक पेड़ पौधे लगाते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 26 की बात करते हैं, पारिस्थितिक संरक्षण। देखिए इकोलॉजिकल कंजर्वेशन का मतलब है पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को हम पारिस्थितिक संरक्षण कहते हैं। देखिए हमारे बीच के अंदर मैंने जब जैव विविधता पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि मानव और अन्य जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं, इसलिए पारिस्थितिक संतुलन होता है और पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आया कि राष्ट्रीय उद्यान क्या है, नेशनल पार्क क्या है। प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों, वन, वन्य जीवन आदि को संरक्षण देने हेतु सरकार द्वारा घोषित वे बहुत बड़े विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र जहां मानव क्रियाकलापों पर पूर्ण प्रतिबंध होता है उन्हें हम राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। और पॉइंट नंबर 28 की बात करते हैं कि बांध किसे कहते हैं। देखिए बांध जो होते हैं बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत आते हैं और मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि बांध जो है उससे कुछ हानियां भी होती है और अत्यधिक लाभ भी प्राप्त होता है। बांध जो है जैसे नदियों, नालों के जल को इकट्ठा करने और उनका उपयोग विद्युत उत्पादन एवं सिंचाई के लिए करने हेतु उनके रास्ते में बनाई गई छोटी भी बड़ी भी रुकावटें यानी कि दीवार सी बना देते हैं हम, उन्हें बांध कहते हैं। और पॉइंट नंबर 29 में देखिए जीवाश्म ईंधन की बात कर रहे हैं कि वे ईंधन जो लाखों वर्षों से मृत जीवों के कार्बनिक पदार्थों के अपघटन परिणाम स्वरूप बने हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। और आप सभी को मैंने बताया था कि जीवाश्म ईंधन बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। जैसे कोयले की बात करते हैं, फिर हम पेट्रोलियम की बात करेंगे। कोयला क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने यौगिकों का जटिल मिश्रण जिससे कुछ स्वतंत्र कार्बन एवं नाइट्रोजन और सल्फर के यौगिक होते हैं। देखिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने यौगिकों का जटिल मिश्रण, उनके अंदर कुछ ऐसे रासायनिक ये पदार्थ होते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं कार्बन की, नाइट्रोजन की और सल्फर की, ये ऐसे यौगिक होते हैं जो संतृप्त रहते हैं, उन्हें हम कोयला कहते हैं। पेट्रोलियम की बात करें तो अनेक हाइड्रोकार्बन का मिश्रण जिन्हें कच्चा तेल भी कहते हैं, जो चट्टानों के नीचे पृथ्वी के अंदर पाया जाता है और भूरे काले रंग का गाढ़ा द्रव होता है, उसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 32 की, वनों की, कि मानव वास स्थान से दूर बहुत बड़ा क्षेत्र जिनमें वृक्ष और दूसरे पौधे प्राकृतिक रूप से उगते हैं, उन्हें विभिन्न प्रजातियों के जंतु स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं, उन्हें वन कहते हैं। देखिए वन की डेफिनेशन सिंपल सी है कि मानववास स्थान से बहुत ही दूर, जहां पे मनुष्य रहता है उनसे बहुत ही दूर, जिसमें वृक्ष और दूसरे पौधे प्राकृतिक रूप से उगते हैं यानी कि जिनको पाला नहीं जाता, और विभिन्न प्रजातियों के जंतु स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं, उन्हें हम वन कहते हैं। और पॉइंट नंबर 33 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि दावेदार, स्टेक होल्डर्स इनको हम बोलते हैं,
कि वह व्यक्ति होता है जो किसी वस्तु के प्रति लगाव, अधिकार या रुचि रखता है, उसे हम दावेदार कहते हैं। और दावेदार 4 तरह के होते हैं। दावेदार वनों के दावेदार जो होते हैं 4 तरह के होते हैं। जैसे वे लोग जो वनों के अंदर या आसपास रहते हैं, मैंने बताया था जो लोग वनों के अंदर रहते हैं या वनों के आसपास रहते हैं, या वन विभाग के कर्मचारी होते हैं, या वे व्यक्ति जो वनों को चाहने वाले होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? दावेदार कहते हैं। या उन्हें हम उद्योगपति भी कह सकते हैं, क्योंकि उन्हें जो वनों के उत्पादों का उपयोग करते हैं उन्हें हम उद्योगपति कहते हैं। और ये हमारा अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार, देखिए ये अमृता देवी बिश्नोई की याद में वन्य जीवों को सुरक्षित रखने में जिसने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है उसको दिया जाता है। और चिपको आंदोलन की यदि हम बात करें तो वनों को काटने से बचाने के लिए गढ़वाल का एक गांव था जिसका नाम था रेनी, 1970 में चलाया गया था। इस आंदोलन में लोगों ने पेड़ों से चिपककर उनको काटने से बचाया था। और लास्ट प्रश्न है, जैसे हमने वनीकरण पढ़ा था कि अधिक से अधिक पेड़ लगाना, तो यहाँ पे वनोन्मूलन होता है। इसका मतलब ये होता है कि वनों के पेड़ों को बड़े पैमाने पर काटना वनोन्मूलन कहलाता है। ये एफोरेस्टेशन बोलते हैं। और इसको डिफोरेस्टेशन बोलते हैं। अब कई बार इनमें अंतर भी आ जाता है, तो अत्यधिक पेड़ों को लगाना वनीकरणीय कहलाता है और अत्यधिक पेड़ों को काटना वन उन्मूलन कहलाता है।